में ना जिस हिसाब से रेट बढ़ रहे हैं, लोग ज्वेलरी ले रहे हैं, तो आजकल 0% मेकिंग चार्जेस और ये सब का ट्रैप बहुत हो रहा है। 0%, 1%, सर 0% में मुझे समझ नहीं आता लोग कैसे दे देंगे। कोई भी आदमी फ्री सेवा करने के लिए नहीं बैठा। ये बात जितनी जल्दी लोग समझ लेंगे उतना स्कैम से बच जाएंगे। किसी के पास फंड्स भी हैं, सब चीज़ें हैं, तो सर लैंड लेना बेटर है या फ्लैट लेना बेटर है? लैंड लेना हमेशा बहुत बेटर है। फ्लैट सिर्फ आप उतना लीजिए जितने में आपको रहना है। आजकल REIT बहुत हाँ, सुनने में आ रहा है, REIT तो जिसके थोड़ा सा पास, इसके बारे में हाँ, बताइए सर। म्यूचुअल फंड कंपनी है या ETF है या जो भी उसकी ऑर्गेनाइजिंग कंपनी है, आपने मेरे से 1000 लिए, इससे 1000 लिए, इससे लिए, और आपने क्या किया, कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया जिसका रेंटल आ रहा है। अब वो रेंटल यील्ड भी डिविडेंड के फॉर्म में मिल रही है कंपनी को, प्लस जो एप्रिसिएशन हो रहा है उसका वो है। तो REIT म्यूचुअल फंड फॉर प्रॉपर्टी। जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं ईशु खंडेलवाल, ज्वेल टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर, स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेडर, जिसने अपनी लाइफ में सबसे बड़ा लॉस भी देखा है और आज बहुत प्रॉफिट में भी हैं, और इनका करोड़ों में है पोर्टफोलियो और लाखों में है रोज का प्रॉफिट। दीपक वाधवा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। पहले तो इस पॉडकास्ट की शुरुआत सिर्फ आपकी वजह से हुई है। थैंक यू जी। आपने मुझे जो प्रोत्साहित किया इसके लिए, और किस्मत की बात देखो, पहला पॉडकास्ट और गेस्ट भी आप ही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। आज हम बात करेंगे कुछ स्टॉक के बारे में, कुछ म्यूचुअल फंड के बारे में, कुछ लैंड के बारे में, और हाँ, ज्वेलरी के बारे में। दीपक जी, मैं आपसे एक पूछना चाहता हूँ एक सवाल। आजकल यंग जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, ऑफिस गोइंग है, फैमिली है, वाइफ हैं, हर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है। हर कोई मतलब उनको समझ नहीं आ रहा, बड़ा बनना चाहते हैं मगर समझ नहीं आ रहा तरीका क्या है। तो कुछ उस पर ज्ञान दीजिए प्लीज़। देखिए, ऐसा है, जो लोग अभी अपनी जीवन शुरू कर रहे हैं, 17-18 साल के हैं, ग्रेजुएशन कर लिया, या 19-20 साल के हैं, तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि एक साम्राज्य बनाइए जहाँ हम 100 करोड़ 200 करोड़ तक पहुँच सकते हैं। और 100-200 करोड़ के लिए पहुँचने में ये नहीं है कि आपके पास जो है पैसा इतना बड़ा चाहिए, इतना बड़ा करने के लिए आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है, वो अपने जीवन में डिसिप्लिन लाना है। ईशु भाई, आप एक कैलकुलेशन समझ के देखिए, आपके फ़ोन में क्या सिप कैलकुलेटर है? बिल्कुल, अभी तो नहीं है फिलहाल, मगर चलिए, कोई बात नहीं, एक बार आप कर लीजिए। मात्र 1000 रुपये, मात्र 1000 रुपये की सिप करिए। और क्योंकि हमारा विज़न बहुत लंबा समय है, हमें कोई 1-2 साल के लिए नहीं कह रहा मैं 18 साल के बच्चे के लिए जब कह रहा हूँ, तो 18 साल का जो बच्चा है, मैं मान के चल रहा हूँ कि वो अपना पूरा जीवन काल, क्योंकि 1000 रुपये तो एक ऐसा है कि आज वो पॉकेट मनी से भी सेव कर सकता है, बिल्कुल आज वो कुछ कमा के भी सेव कर सकता है। जो पेरेंटहुड में आ गए हैं, उनका बच्चा पैदा हो रहा है, वो भी 1000 रुपये तो बचा ही बिल्कुल सकते बता हैं। सकते तो ये हमें सेव करना है आने वाले 90 या 100 साल के लिए। कितना? 100 साल के लिए। यानी कि एक पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी से आप कहाँ पहुँचेंगे, आप सोच भी नहीं सकते। तो अगर आप ये चाहते हैं कि अपने जीवन में बड़ा पैसा देखना है, और बड़े पैसे के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास आज करोड़ों रुपए हों, लेकिन हम इस जीवन काल में ना, या हमारी अगली जनरेशन 100 करोड़ भी पहुंच जाएगी, सिर्फ 1000 रुपये जोड़ जोड़ के। बहुत सही। आपने एक डिसिप्लिन की बात कही, मैं उससे बीच में एक बात बोलना चाहूँगा। सर, मेरी शादी हुई थी ना, तो शादी के 1 महीने बाद ही ना मैंने वाइफ को बोल दिया था कि भाई जो भी महीने का आएगा ना, इतना आपको एक सिप करनी है। सर 10 साल होने वाले हैं शादी को, 20 जनवरी को ही 2016 में, 26 में ही, 2016 में शादी हुई थी। सर आज वो देखती है ना, उस वक्त तो उसको लगता था यार इतने रुपए कट रहे हैं, इतने कट रहे हैं, इतने कट रहे हैं, कुछ दिख नहीं रहा। सर 2-4 साल 5 साल कुछ नहीं दिखा, आज वो देखती है ना, उसको देख के अच्छा लगता है। और सर कुछ मात्र, ज़्यादा पैसे नहीं, थोड़े थोड़े, आज वो देखती है कि यार सही बताया था। और सर उससे एक चीज़ और है, सर मैंने एक चीज़ देखी है कि खर्च करने का मन भी नहीं करता जब बैंक में पैसे वो सिप में जा रहे हैं ना, जो फालतू पैसे दिख नहीं रहे हैं। तो ये गुची का बैग, LV का पर्स, इन सब चीज़ों में ध्यान नहीं लगता। जब पैसा बढ़ता हुआ दिखता है ना, तो लगता है यार और आए और डाल दो सिप में, और डाल दो सिप में। देखिए, इन्वेस्टमेंट जो होती है वो एक चाइनीज़ बैम्बू ट्री होता है, एक उसकी तरह होती है। और कंपाउंडिंग जो होती है, ये हमें चाइनीज़ बैम्बू ट्री से बेहतर कोई नहीं सिखा सकता। ऐसा होता है, चाइनीज़ बैम्बू ट्री जो होता है, उसका बीज जो होता है, उसको जब आप
मिट्टी में डाल देते हैं। अब आप डाल के बस उसे भूल जाइए, क्योंकि आप रोज़ उस पर पानी डाल रहे हैं, बारिश हो रही है हो रही है हो रही है। आप थक जाओगे जब आप कहोगे अब तो ये कभी उगेगा ही नहीं, तभी वो उगता है। तो वो क्या होता है, चाइनीज़ बैम्बू ट्री वो 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल 8.5 साल 9 साल तक अंकुर भी नहीं फूटता ज़मीन से। और जिस दिन अंकुर फूटता है उससे 6 महीने में वो 80 फुट का बैम्बू खड़ा हो जाता है, 6 महीने में। लेकिन हम ये कहें कि वो बैम्बू क्या 6 महीने में उग गया, नहीं, उसने 8 साल 6 महीने लगाए। तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो शुरू के 10 साल 15 साल 20 साल वो आपको कुछ अंकुर की तरह फूटती ही नहीं है। लेकिन उसके बाद जब वो मल्टीप्लाई होती है तो आप सोचिए क्या हो जाता है। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए आप हर महीने 10,000 रुपये जोड़ते हैं। अब 10,000 हर महीने जोड़ रहे हैं और 20 साल हो गए आपको जोड़ते जोड़ते, आपने कितना पैसा जोड़ लिया? 24 लाख रुपए। बिल्कुल यही कैलकुलेशन है जी, 1,20,000 इंटू 20 साल 24 लाख हो गए। अब 10,000 रुपये आज आप बैंक में रख दो या कहीं भी किसी भी इंस्ट्रूमेंट में डाल दो, 1 साल बाद अगर उस पर 7% की रिटर्न आएगी या 10%, या मैं कहता हूँ 15% की भी रिटर्न आई, तो 10,000 पे 15% कितना हुआ? 150, 15% 1,500 रुपये। अब क्या 1,500 रुपये हमारे लिए वाजिब है? हम कहेंगे यार 1,500 का तो हम अभी बर्गर पिज़्ज़ा खाएंगे, ठीक है ना। लेकिन 20 साल बाद 24 लाख पे जब हर साल 15% आएगा कंपाउंडिंग, तो वो कितना बैठेगा? वो बैठेगा करीब करीब 3.5-4 लाख रुपए। तो हर साल आपका पैसा 4 लाख से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो पहले साल आपको 20 लाख पे 15% मिला, अगले साल 24 लाख पे 15 मिला, फिर 28 या 29 लाख पे 15 मिला। तो अब आप देख रहे हो आपका पैसा Power of कैसे कैसे compounding. मल्टीप्लाई हो रहा है। यही अब आपने मान लो 50 साल रख लिया, तो हर साल आपका करोड़ करोड़ रुपए बढ़ने लगेगा। तो इसलिए इन्वेस्टिंग जो जर्नी है वो क्या है, वो आप आज शुरू करते हैं, इसका फल 30 साल बाद खाइए, इतना मीठा मिलेगा कि मज़ा आ जाएगा। और ये चीज़ हर जगह लागू होती है। आज आप ये सोचो, हम गोल्ड की बात कर लेते हैं क्योंकि आप ज्वेलरी इंडस्ट्री से। मेरी शादी को आज 25 साल पूरे हो गए हैं, 26 होने वाले हैं, ठीक है। और बाई चांस आपकी हमारी डेट भी आसपास ही है। तो जब मेरी शादी हुई थी तो 4,000 रुपये गोल्ड था। उस वक्त क्या मेरे पास या मेरे पिताजी के पास 4 लाख रुपए भी नहीं थे? नहीं लिया गोल्ड। आज कितना हो गया? 1,30,000 रुपये। तो 4 लाख से 1,30,000, लेकिन हमने ये तो समझ लिया कि यहाँ से ये 20x 30x 40x बढ़ गया, लेकिन कितना समय में? 25 साल में। आज लोग कहते हैं मेरे पास ये नोएडा का 100 गज का प्लॉट है, 4 करोड़ का है। अरे भाई ये 4 करोड़ का आज है, 25 साल पहले तो यही वही 4 लाख का था। बिल्कुल सही। तो जिसने उस वक्त लिया वो आज फसल काट रहा है, जिसने आज खरीदेगा, अब ये 4 का 40 होने में हो सकता है 25-30 साल लग जाए। तो कुल मिला के बात क्या है कि इन्वेस्टमेंट में टाइम जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रादर देन कि इन्वेस्ट आप कितना कर रहे हैं। तो सर जैसे किसी को स्टार्ट करना हो अभी और एज मान के चलिए टाइम मतलब 20 से 30 साल का है, तो उसे पर्टिकुलर अमाउंट को किस तरह डिवाइड करना चाहिए? सिप में मिड कैप स्मॉल कैप देखे, किस तरह से देखना चाहिए सर? देखिए, हम ये बात नहीं करते कि वो कितना पैसा जोड़ रहा है। वो 10,000 भी हो सकता है, वो 50,000 भी हो सकता है, वो 1 लाख भी हो सकता है, वो 5,000 भी हो सकता है। जिसका जैसा सामर्थ्य वो उस हिसाब से पैसा जोड़ ले। अब कहाँ कहाँ कैसे कैसे जोड़ना है वो मैं बता सकता हूँ आपको। लेकिन दोस्तों ये चीज़ आप याद रखिए, और खंडेलवाल साहब आप भी इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो भी मैं बता रहा हूँ वो 2, 5, 10 साल के लिए नहीं है। हो सकता है 5 साल बाद अपना पोर्टफोलियो देखें वो डाउन ट्रेंड पे हो, क्योंकि हम बिल्कुल इस वक्त जो है ना, मतलब ऑन द पीक हैं। गोल्ड भी टॉप पे है, रोज़ नया हाई बन रहा है, चांदी भी हाई पे है, स्टॉक मार्केट भी बिल्कुल हाई पे है, सारे मेटल्स भी हाई पे हैं, तेज़ी भी हाई पे है, मतलब तेज़ी भी इस वक्त बिल्कुल वो है, इन्फ्लेशन भी अपने हाई पे है। तो यहाँ से ऐसा हो सकता है कि 5-7 साल की मद्दी आ जाए। तो अगर तो आप उसके लिए तैयार हैं तो आप इन्वेस्टमेंट करिएगा, नहीं तो एफडी में मज़े लेते रहो, बस उससे बढ़िया कुछ नहीं है। क्योंकि सोना बिल्कुल पीक पे खड़ा है,
हाँ, सोने की चमक कभी कम नहीं होती। मैं आज कहूँ कि आज ले लो, 10 साल बाद देखना महंगा ही बिकेगा यहाँ से। लेकिन हो सकता है 2 साल, 3 साल, 5 साल में आपको जिस रेट पे आप ले रहे हो उतना या उससे कम दिखे। तो अगर आपका विज़न छोटा टाइम फ्रेम है तो बिल्कुल इन्वेस्टिंग मत करिए, करेक्शन की वेट कर लीजिए, तब टाइम करिएगा, मतलब इन्वेस्टिंग। और यदि आपके अंदर पेशेंस है कि मैं तो 10,000 रुपये लगाऊंगा और इसे आने वाले 20-30 साल लगाता रहूँगा, तो दिस इज़ द राइट टाइम। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? टाइमिंग। टाइम। आज आप देखिए, मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। आज हम 2026 की दहलीज पे खड़े हैं, बिल्कुल घुस ही रहे हैं या ऑलमोस्ट वहीं हैं। आज हम कह रहे हैं गुड़गांव में 4 लाख 5 लाख रुपए मीटर का रेट है। यही 1.5 लाख पहले था, कोविड से पहले। यानी कि 5 साल ही हुए हैं ना। तो आज जो 5 खरीदेगा, हो सकता है उसको 6-8 जाने में 5 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, वी डोंट नो। या हो सकता है 5 साल बाद भी मद्दी आ जाए तो यहीं पड़ा रहे। लेकिन जिसने 1.5 लाख रुपए में लिया है, जिसने 1 लाख रुपए में लिया, वो तो हमेशा ही फ़ायदे में। यहाँ से आधा भी हो जाए तो भी वो फ़ायदे में। तो टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी इन्वेस्टमेंट। अब हम बिल्कुल पीक पे हैं इस वक्त। हमारे पास भी जैसे ना ग्राहक आते हैं ना, तो पूछते हैं कि भैया कब लेना चाहिए गोल्ड, कब लेना चाहिए। आप बता देना, आप ऐसा करना, मुझे कॉल करके बता देना, जब भी सस्ता हो ना तो मुझे बता देना। मैंने कहा मुझे भाई ऐसे ही पता होता तो मैं काम ही क्यों करता, सिर्फ गोल्ड में लगे रहता। तो मुझे ऐसा लगता है सोना जब ले लो तब सस्ता, सोना जब भी ले लो तभी सस्ता। देखिए वो क्या है, वो आप क्योंकि एक सुनार हैं तो आप ये बात कह सकते हैं, मैं नहीं कह सकता। क्योंकि लोगों की क्या होता है, उम्मीदें जुड़ जाती हैं आप जब किसी को इन्वेस्टमेंट के लिए गाइड करते हैं। तो ये गाइड करना बहुत ज़रूरी है कि आज की तारीख में इन्वेस्टमेंट का मतलब है 10 से 15 साल। आपकी एफडी ही 9 साल 10 साल में आजकल डबल होती है। बिल्कुल। तो इसलिए आपको टाइम बढ़ाना पड़ेगा। तो अब हम आते हैं कि अगर किसी को 10,000 लगाने हैं, 1 लाख लगाने हैं, जितने भी लगाने हैं, हमें उससे मतलब नहीं है। हम परसेंटेज वाइज में कर लेते हैं कि किस तरीके से उस पैसे को डिवाइड करा जाए। तो इस पैसे के आप 5 या 6 भाग बना देते हैं, 6 भाग बना लेते हैं बिल्कुल। सबसे पहला भाग जो है वो है 20% का, जो हम लगाएंगे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड क्या होते हैं? वो एफडी की तरह चलते हैं, ना बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं ना बहुत ज़्यादा गिरते हैं, सेफ होते हैं मार्केट में। और उनको रेटिंग भी जो दी जाती है वो मीडियम रिस्क की दी जाती है, हाई रिस्क की नहीं दी जाती। ठीक है, लो रिस्क टू मीडियम रिस्क उनकी वो रहती है। लेकिन क्योंकि पैसा मार्केट में लग रहा है तो रिस्क तो है ही है। बिल्कुल। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखेंगे 2-5 साल 10 साल में, तो ये कम गिरते हैं, बढ़ते भी कम हैं। तो हम 20% पैसा लगाएंगे लार्ज कैप में, 30% हम अपना पैसा लगाएंगे मिड कैप में। मिड कैप वो कंपनीज होती हैं जो मझोली कंपनीज होती हैं। मिड मतलब कि मीडियम। एक तो लार्ज कैप हो गई, जैसे ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। लार्ज से जो छोटी होती हैं वो मीडियम होती हैं, जो बडिंग एंटरप्राइजेज होते हैं। यानी कि आज उनकी मार्केट कैप 50,000 या 50,000 करोड़ से कम है, कल ये लाखों करोड़ की मार्केट कैप में जा सकते हैं। तो हम उनमें लगाएंगे, क्योंकि आने वाले 20-30 साल का क्योंकि हमारा विज़न है, तो यही लार्ज कैप बन जाएंगी कंपनीज। ठीक है ना। तो यहाँ पैसा बढ़ने की स्कोप ज़्यादा होता है। इससे ज़्यादा रिस्की एक और वो होता है जहाँ पे हम केवल 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 15% अपना पैसा लगाएंगे। यानी कि 20%, 30% और 15%। यानी कि मैंने 65% पैसा अपना मार्केट में डाल दिया। अब ये 15% मैं लगाऊंगा स्मॉल कैप में। अब स्मॉल कैप में मैं क्यों लगाऊंगा? क्योंकि ये बहुत हाई रिस्क होता है। स्मॉल कैप इज़ वेरी हाई रिस्क, लेकिन रिवॉर्डिंग भी बहुत है। तो आप शायद स्मॉल कैप 15% इसलिए भी बता रहे हैं क्योंकि हमने जो एज गैप देखा है वो 20 से 30-35 साल का देखा है। अगर 35-40 साल ऊपर हो तो आप शायद सजेस्ट ना करें। जी। तो यहाँ पे क्या होगा, ये सारा पैसा ही हमें 30 साल के लिए लगाना है, 20 साल के लिए लगाना है। अब अगर आपको इस पूरे टेन्योर में कभी ऐसा लगे कि ज़रूरत पड़ गई है, तो सबसे पहले लार्ज कैप को तोड़िए। कम रिटर्न है, लेकिन वहाँ पे गिरावट भी कम है। फिर उससे ज़्यादा हो तो मिड कैप, फिर उससे ज़्यादा हो स्मॉल कैप। अब स्मॉल कैप हो सकता है कि मैं केवल 15% पैसा डाल रहा हूँ। अब आपको सुन के थोड़ी हंसी भी आ सकती है कि 30 साल बाद ये जो 15% पैसा है ना, ये इन दोनों के बराबर हो मेरा पैसा रिटर्न के बाद। क्योंकि ये जो वो घोड़ा है स्मॉल कैप, जब भागता है
तो 35 की स्पीड से भागता है, यानी 35% पर मंथ, 32% पर, मतलब सालाना, मंथ नहीं, 35 से मतलब 25 से 35% की ये रिटर्न दे देता है सालाना जब चलता है तो, और जब गिरता है तो इतना गिर भी जाता है। तो ये बहुत हाई रिस्क गेम है स्मॉल कैप। उसके बाद आपका 65 में से 35 बच गया। आप इस 35 में से आप जो है करीब करीब 15 से 20% पैसा लगाएं सोना और चांदी में। वो भी आजकल डिजिटल फॉर्म में लग जाता है, जो कि गोल्ड बीज, सिल्वर बीज और बहुत सारे ETF हैं, उसमें आप डाल दीजिए। अब क्या हुआ देखिए, हम एक बात करते हैं कि ये यूनिवर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है, तो मैंने क्या किया, इसमें 100% अपने आप को कवर कर लिया। मैंने लार्ज कैप में भी डाल दिया, मिड कैप में भी डाल दिया, स्मॉल कैप में भी डाल दिया। मैंने अपने रिस्क को एनालाइज करते हुए हाई रिस्क में सबसे लो रिस्क में 20% डाला, हाई रिस्क में 30 डाला, सबसे ज़्यादा रिस्क में 15 डाला। अब क्या होगा, एक वर्स्ट सिनारियो की बात करते हैं कि ये 15% मेरा बिल्कुल ज़ीरो हो गया। हाई रिस्क है ना, ज़ीरो हो सकता है। तो जो लार्ज कैप है वो मुझे साल का 10-12% तो देता ही है, तो ये 15% मेरा वहाँ से कवर हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए इस तरीके से हम इसको एनालाइज करते हैं कि रिस्क को हम मिटिगेट करते चलते हैं। मतलब मेरी कैपिटल तो मुझे बची रहे, चाहे ब्याज एक बार को ना मिले, ये हमारा गोल रहता है। अब जब हम सिप करते हैं, मान लीजिए अभी बाज़ार बिल्कुल टॉप पे खड़ा है, अगले महीने ये यहाँ आ गया तो मैंने यहाँ भी ले लिया, यहाँ आ गया यहाँ भी ले लिया, यहाँ आ गया यहाँ भी ले लिया, यहाँ आ गया और ले लिया, फिर ऊपर चलता रहा तो फिर मैं ले लिया। तो मुझे ये जो ऊपर नीचे की पूरी चाल है, इस पे मुझे एवरेजिंग हो रही है मेरे पैसे की। ठीक है ना। अब किसी महीने ऐसा भी होगा कि 20% मार्केट गिर जाए, तो मेरा पैसा ये तो 20% पे गिर गया, लेकिन नीचे का जो फ्रेश बाय हुआ वो 20% की एवरेज में बाय हुआ। दीपक भैया, कई लोग ना यहाँ पैनिक कर जाते हैं और हाई में अभी खरीद अभी लेते मैं हैं आता हूँ, और लो में बेच देते अभी हैं। आ रहा हूँ मैं। अब इसके बाद जो बाकी का आपका कितना बच गया, 21% बच गया। अब ये 20% जो मैं कहने वाला हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये वो पैसा जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये पैसा वहाँ लगने वाला है जो आप कभी सोच नहीं सकते। मेरे हिसाब से इस 15 से 20% जो पैसा आपका बचा है, इसको आप इंश्योरेंस में खर्च करिए। लाइफ इंश्योरेंस लीजिए, जो भी घर का अर्निंग मेंबर हो उसके लिए एक टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए 1-2 करोड़ रुपए का। प्लस मेडिक्लेम हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि अधिकांश लोगों के पास नहीं होता। आज कोई भी बीमारी बता के नहीं आती। कोविड के बाद से आप छोटी छोटी बीमारियों के लिए भी अगर अस्पताल चले जाएं तो 1-2 लाख का बिल तो ऐसे ही बन जाता है, और कहीं भगवान ना करे किसी को हार्ट या ब्रेन या कोई शुगर या कोई मतलब ऐसी बीमारी हो गई तो 5-7-10 लाख का बिल बनना आज की तारीख में बहुत मामूली बात है। तो मैं इस मेडिक्लेम को और जो ये टर्म इंश्योरेंस है, इसे इन्वेस्टमेंट ही मानता हूँ, क्योंकि जब आप इसको भुनाते हैं तो आपने अगर मान लो 20 साल भी प्रीमियम दिया और 1 साल भी उसका आपको क्लेम लेना पड़ गया, तो इस पैसे से ये पैसा बहुत ज़्यादा होता है। आपको वो लॉन्ग टर्म वाला तोड़ना नहीं पड़ेगा। यस, तो वो आपका सारी इन्वेस्टमेंट्स को तोड़ना नहीं पड़ेगा। दूसरा, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, मैं तो अपना भी उदाहरण देता हूँ सबसे पहले कि भाई मुझे नहीं पता कि ये पॉडकास्ट के बाद मैं घर भी पहुँच पाऊँगा या नहीं। तो बीमा अगर आपका है तो कम से कम आपको ये एक सिक्योरिटी है, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट भी तो अपने परिवार वालों के लिए ही कर रहे हैं ना, कि कल को ये पैसा आएगा तो बच्चों के काम आएगा, वाइफ के काम आएगा, या कभी हम घर ले लेंगे या कुछ कर लेंगे। तो वही चीज़ आपकी बीमा भी करती है कि अगर कल को मुझे कुछ हो जाए तो मेरे जो पीछे मेरे डिपेंडेंट हैं या मेरे बच्चे हैं या मेरा परिवार है, वो इस पैसे को यूज़ करके और अपना एक उज्जवल भविष्य बना सकें। तो आपको इस तरीके से पैसे को पूरा डिवाइड करना है। जैसे जैसे आपकी सैलरी, आमदनी, इनकम, जो भी आपका स्ट्रक्चर है, आप नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं, जैसे जैसे वो पूरा बढ़ता जाए उसी रेशियो में आप अपनी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा दें। 3 साल में मान लो आपकी 20% सैलरी बढ़ी तो आप 20% अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा दीजिए। अब लोग क्या गलती करते हैं कि जैसे आज वो लेना शुरू किया उन्होंने, 5 साल बाद उन्होंने देखा कि ये मार्केट में तो मेरा पैसा लगा हुआ भाई ये तो माइनस में चल रहा है। अब वो छठे साल मान लो बराबर आ गया, वो कहेंगे यार 6 साल में कुछ मिला मिलाया तो है नहीं, छोड़ यार इसे, इससे तो गोल्ड ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, वो ले लेते हैं, जहाँ भी उन्हें मुनाफा दिख रहा होगा। ये लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। एक म्यूचुअल फंड का डाटा भी है कि 3 साल में आधे लोग अपनी इन्वेस्टमेंट भुना लेते हैं, 5 साल में उससे ज़्यादा, और 7 से 8 साल में
बहुत सारे लोग जो है अपनी इन्वेस्टमेंट को कैश कर लेते हैं। लेकिन अगर आपने 20 साल पहले पैसा लगाया होता, 10 साल पहले पैसा लगाया होता, 30 साल पहले पैसा लगाया होता और केवल 1000 या 2000 या 5000 की सिप की होती, तो आज की तारीख में वो करोड़ों होते। मैं ये नहीं कहता कि अगर पिछले 30 साल में या पिछले 20 साल में ये रिटर्न आई है तो आने वाले 20 साल में भी यही आएगी। लेकिन मैं साथ में ये भी कहता हूँ क्यों नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी? क्या दुनिया में लोग खाना खाना बंद कर देंगे? आज मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको कि ये जो पैसा हम म्यूचुअल फंड में देते हैं, ये पैसा अल्टीमेटली कहाँ लग रहा है? शेयर मार्केट में लग रहा है। शेयर मार्केट क्या है? हम 5 कंपनियों का उदाहरण ले लेते हैं, ये सिर्फ उदाहरण है, इसमें आप कोई रिकमेंडेशन ना समझें। मैं लार्ज कैप की बात करता हूँ। लार्ज कैप में सबसे बड़ी इंडिया की कंपनी कौन सी है? रिलायंस। रिलायंस क्या क्या बनाती है? सबसे पहले तेल बनाती है, उसके बाद उनका टेलीकॉम बिजनेस है, बाकी और 50 धंधे भी हैं, लेकिन वो सब इन दोनों के मुकाबले छोटे हैं, तो हम इन दोनों को पकड़ लेते हैं। दूसरी इंडिया की कंपनी सबसे बड़ी कौन सी है? वो है HDFC बैंक। क्या है? बैंक है। अब हम दूसरी कंपनी मिल गई हमें। तीसरी कंपनी हम मान लेते हैं TCS को, जो एक IT की कंपनी है, ये तीसरी हो गई। चौथा भी बैंक मान लेते हैं, 5वें 6ठे 7वें नंबर पे शायद मारुति है, हम उसको भी मान लेते हैं एक कंपनी। और एक हम FMCG की कोई कंपनी मान लेते हैं कि ये 5 कंपनियां सबसे बढ़िया कंपनी है जिसमें हमारा पैसा लग रहा है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं रिलायंस की। तेल बेच रही है कंपनी और इधर बेच रही है मोबाइल के कनेक्शन और डेटा। यही 2 कंपनी के बिजनेस मॉडल हैं। आप मुझे कोई भी एक ऐसा साल बता दो पिछले 20 साल में आप अगर मोबाइल यूज़ कर रहे हो। मैं 94 में मैंने नंबर ले लिया था अपना और मेरा आज तक यही नंबर है और मैं तब से ही यूज़ कर रहा हूँ मोबाइल। मेरा मंथ ऑन मंथ डेटा की कंजम्पशन बढ़ ही रही है, आज तक कम तो होती मुझे दिखी नहीं। जिस हिसाब से सोशल मीडिया का ज़माना है, बढ़ी रही है ना। मैंने वो टाइम भी देखा है जब 3000 रुपये में केवल एक महीना 3000 रुपये का बिल आता था और 1 GB पूरे महीने के लिए मिलता था डेटा। तब हम ब्लैकबेरी का फ़ोन चलाया करते थे। आज हम 1.5 GB 2 GB डेटा रोज़ कंज्यूम कर रहे हैं और 300 रुपये महीना दे रहे हैं। तो क्या कल को मद्दी आ गई, कहीं 2 देश में आपस में लड़ाई हो गई, कल को इंडिया चाइना हो गया, इंडिया चाइना US हो गया, तो क्या मेरी फ़ोन की कंजम्पशन कम हो जाएगी? ये ऐसे ही रहेगी। तो कैसे किसी भी इंस्टेंस से रिलायंस का प्रॉफिट कम होने वाला है? नहीं होने वाला है। अब हम आते हैं दूसरे लेवल पे, बैंक में। HDFC बैंक जो कि सबसे बड़ा बैंक है इस वक्त और सबसे बड़ा मार्केट कैप है। उसके क्या वर्टिकल्स हैं? होम लोन। आज आपने होम लोन ले लिया 25 साल के लिए तो आप उसके गुलाम हो। आज आपने कार लोन ले लिया, आप 25 साल के लिए उसके गुलाम बन गए। तो आप क्या किस्त देना बंद कर दोगे? अरे 1 लाख आदमी में 2-5% अगर कम हो भी गया, जो NPA है 3% से कम उनका NPA है, तो इतने बड़े बैंक में इतने से NPA से फ़र्क नहीं पड़ता। कोविड के टाइम में भी कितना NPA था आप देखो ना। कोविड से बुरा समय तो अभी नहीं है कोई। इकोनॉमी मैं कहता हूँ क्रैश भी कर गई, तो क्या कोविड जितनी कर जाएगी या बिल्कुल ही लॉकडाउन हो गया? अगर होएगी तो आप कोविड वाले टाइम को अपना एक प्रिंसिपल बना लो। चलो, तो बैंक की भी बिजनेस बंद नहीं होने वाला, प्लस जितने नए नए लोग आ रहे हैं सबके सैलरी अकाउंट खुलने हैं। आज एक बच्चा नौकरी करता है IT में, स्कूल में, इधर उधर कहीं भी जॉब करता है, उसकी सैलरी बैंक में आती है। बैंक से फिर वो क्या करता है साहब? खर्चे करता है। बैंक देखता है आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, वो कहता है भैया क्रेडिट कार्ड ले लो, होम लोन ले लो, कार लोन ले लो। बैंक का अपना बिजनेस शुरू हो जाता है। तो एक इंडिविजुअल 15 तरीके से बैंक को बिजनेस देता है। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल। तो कितना बिजनेस है बैंक के लिए आगे। जो एग्जिस्टिंग यूज़र चल रहे हैं वो तो चल ही रहे हैं, हर साल 1 करोड़ नए यूज़र आ रहे हैं। मोबाइल इंडस्ट्री में भी आ रहे हैं, इसमें भी आ रहे हैं। अब आ जाते हैं IT में। 2000 से हम सुन रहे हैं कि IT इंडस्ट्री बैठ जाएगी। रोज़ नए नए सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। आपकी मोबाइल की ऐप देखो, हर 15 दिन में तो अपडेट हो रही है। अगर ये अपडेट हो रही है, इसका मतलब कितना IT का दिमाग इस पर लग रहा है। जब आपके फ़ोन में 20-30 ऐप है और आप तो भाई साहब क्या काम कर रहे हो? कुछ मतलब का काम नहीं है। कोई इससे रॉकेट तो उड़ा ना रहे। दुनिया में तो रॉकेट भी उड़ रहा है।
और मेरे को एआई के ध्यान ज़माने में है, मुझे लगता है कि ये तो बढ़ेगा ही। मुझे ध्यान है, आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले मारुति जब कार आती थी तो उसमें कोई ऑटोमाइजेशन नहीं था। आज देखो कितना ऑटोमाइजेशन, इसका मतलब सॉफ्टवेयर तो लिखा जा रहा है। कितनी डिमांड बढ़ रही है, आप उसे लार्ज स्केल पे देखो। बैंकों के रोज नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, जीएसटी के रोज नए नॉर्म्स आ रहे हैं, दुनिया में एक से दूसरी जगह रोज नए टैरिफ्स आ रहे हैं। तो जहाँ जहाँ इतना चेंज हो रहा है वहाँ आपका सॉफ्टवेयर भी ख़त्म नहीं होना। चलो, तो ये कंपनी भी बंद नहीं होगी। अब हम आते हैं जी एफएमसीजी पे। एफएमसीजी होता है फास्ट मूविंग एफएमसी कंज्यूमर गुड्स, एफएमसीजी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। जब मैं इतना सा था और आज मैं इतना हो गया, मेरे बच्चे भी इतने से इतने हो गए, ठीक है जी। टूथपेस्ट मैं तब से ही कर रहा हूँ, खाना मैं तब से खा रहा हूँ, साबुन तेल पानी शैम्पू मैं तब से यूज़ कर रहा हूँ। कम तो नहीं हुए, जनसंख्या बढ़ रही है तो ये सब की कंजम्पशन बढ़ ही रही है। क्यों बढ़ रही है ना जी? इसका कैसे हमें पता लगता है कि हर साल उनके ही मुनाफे बढ़ रहे हैं? तो इसका मतलब कंजम्पशन बढ़ रही है तभी मुनाफा बढ़ रहा और है। लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ रहे हैं तो प्रोडक्ट्स की कंजम्पशन भी बढ़ रही है। तो एफएमसीजी भी ख़त्म नहीं होने वाला। अब कहीं मद्दी हो जाए, कहीं कुछ हो जाए, एक आध मतलब % लोगों की नौकरी चली जाए तो बस वही तबका नीचे आ जाएगा, बाकी तो सब खाता पीता ही रहेगा। तो कहाँ मार्केट कम होने वाली है? अगर कोई मार्केट में बैड न्यूज़ आती है उस वक्त एकदम से मार्केट नीचे जाती है, साल 6 महीने में फिर ऊपर उठ जाती है। कोविड आया, सारी दुनिया लग रहा था ख़त्म हो जाएगी, लोग मर रहे थे, लाखों करोड़ों लोग मर गए पूरे दुनिया में। मार्केट ने एक झटक दिया, जैसे ही पता लगा इंजेक्शन बन गया, मार्केट फिर ऊपर। तो कुल मिला के क्या है कि अगर ये 2 3 5 साल में कभी आपको दिखे कि आपका पैसा कम हो रहा है म्यूचुअल फंड में, भाई जितना पैसा घर में लॉकर में एफडी में इधर रखा है वो डालो, क्योंकि जब ये भागेगा ये घोड़े की स्पीड से भागेगा। तो इसलिए ऐसे ही सोना है, सोने की कंजम्पशन इतनी बढ़ती जा रही है, ख़त्म ही नहीं हो रही। जब 5,000 रुपये था तो सुनार खाली बैठे थे, आज 1.5 लाख में लोगों की दुकान के आगे लाइन लग रही है। ठीक है ना जी? क्यों? क्योंकि होता क्या है, ये एक आम धारणा है कि एक बार बाजार 1,25,000 पहुंच गया, 5,000 भी नीचे आएगा ना, लोग सोचेंगे यार बिटिया की शादी करनी है, ये करना है वो करना है, वाइफ वेट करती है कि चलो 5,000 नीचे आ। एकदम जैसे ही नीचे आता है कंजम्पशन तुरंत बढ़ जाती है, क्योंकि लोग सोचते हैं अरे यार ये तो कहीं 1,40 1,50 दो ना पहुंच जाए। सर तो पैनिक में ही खरीदता है सोना। बस हम तो ज्वेलरी इंडस्ट्री में बैठे हुए ये देखते हैं, अगर 1,20 से 1,30 आ गया तो काम है, 1,20 से 1,10 आ गया ना तो लोग वेट करते हैं, यार भैया 1 लाख आएगा ना बस पक्का ले लूंगा, और 1 लाख आ गया गारंटी वो ले नहीं ले पाएगा, नहीं पाएगा, क्योंकि फिर उसे 90 फिर दिखाई उसे दे रहा 90 होगा। दिखाई देगा। बिल्कुल तो ये तेजी में ही काम होता है, और लोगों को सोचना अलग है कि यार मंदी में आपके पास तो काम होगा, मंदी में काम है ही नहीं जी। आज 1,30,000 है और रश है पूरा, कोई उस चीज़ में दिक्कत नहीं है। मगर इस चीज़ में सर मैं आना चाहूँगा, गोल्ड में ना जिस हिसाब से रेट बढ़ रहे हैं, लोग ज्वेलरी ले रहे हैं, तो आजकल 0% मेकिंग चार्जेस और ये सब का ट्रैप बहुत हो रहा है। 0% 1% सर, 0% में मुझे समझ नहीं आता लोग कैसे दे देंगे, जब बन की 2-3% में आ रही है देखो जी, चीज़। मेरा एक चीज़ मानना है, ये मैं सबसे कहता हूँ, कोई भी आदमी फ्री सेवा करने के लिए नहीं बैठा। ये बात जितनी जल्दी लोग समझ लेंगे उतना स्कैम से बच जाएंगे। बिल्कुल। दूसरा, दोस्तों, आप ही सिर्फ अपने लिए कमा सकते हो, कोई दूसरा कमा के भी नहीं दे सकता आपको। कोई आपसे कहे कि 4,000 लगा दो 10,000 मिल जाएंगे, ये सोने की स्कीम है आप इसमें हर महीने पैसे देते रहो, 12वें महीने मैं दे दूंगा। अरे भाई, जब सोना बढ़ेगा तो वो देगा ना। दूसरा, सोने का तो इंटरनेशनल रेट है। अगर मान लो 1,20,000 रुपये तोला है, जो आपको MCX पे या स्क्रीन पे आपकी दिख रहा है, और कोई कह रहा है जीरो मेकिंग, तो वो क्या धर्मार्थ कर रहा है? जीरो मेकिंग दोस्तों कुछ नहीं होता, कहीं ना कहीं इसका मतलब झोल होएगा। जैसे दूध होता है, उसका एक रेट है, जो सस्ता देगा पानी मिलाएगा, ऐसे ही सोने में 1% का कोई खोट कर दे आप पता भी नहीं लगा सकते, वो कितना ही मशीन से आपको नपवाता रहे, 0% वाला आपको धोखा देगा ही देगा। सर 0% में कैसे बन जाएगी? फैक्ट्री में बन रहा है, गोल्ड लॉस होता है, लेबर का खर्चा है, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है, 3-4% तो बेसिक चीज़ों में आपका खर्चा आएगा ही। और 0% में लोग क्या कर रहे हैं सर, गोल्ड के रेट से खेल जाते हैं। जीएसटी के ऊपर जीएसटी लग जाता है सर, विद जीएसटी रेट बताएंगे गोल्ड का, उसके बाद में बिलिंग में 3% जीएसटी बता देंगे। सर स्टोन तोल देंगे आपके। तो कहीं ना कहीं तो सर कान कहीं से भी पकड़ो, सर कोई पल्ले से देने नहीं बैठा। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, वही चीज़, कोई पल्ले से। सर आजकल HUID चल रहा है। आजकल मुझे लगता है लोगों को BIS केयर, एक गवर्नमेंट ने बहुत बढ़िया ऐप बनाई है, आप BIS केयर एप्लीकेशन डाउनलोड करिए।
आप जो भी ज्वेलरी ले रहे हैं 14 लें, 18 लें, 22 लें, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोड होगा। आप सिर्फ वो कोड BIS केयर में जाके सर्च पे डालिए और आपको पता चल जाएगा क्या आपका ऑर्नामेंट है, कितने कैरेट है, आप फोटो संतुष्ट भी हैं। आ जाएगी शायद। बिल्कुल। सर उसमें क्या है, पहले क्या होता था 23 कैरेट 22 कैरेट, आदमी बहुत मन बना के बैठता था यार 20 साल पहले ली थी, मेरी तो प्योर होगी। जब जरूरत पड़ती है ना वो देने आता, सर मैंने अपनी आंखों से देखा है सर, वो सोच के आता मैंने प्योर ली है। जब टेस्टिंग कराते हैं ना सर 65% सर सोना बैठता है, क्योंकि सर पहले तो सर ठप्पा लगता था, हॉलमार्क होता नहीं था। हॉलमार्क में भी दिक्कत आई है जब गवर्नमेंट ने बहुत बढ़िया स्टेप उठाया HUID। सर अपने घर बैठे कहीं पे भी हो, आप अपना कोड डालो, ज्वेलर के पास भी बैठे आप अपना कोड डालो सर, BIS केयर एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, बड़ा इजी सिंपल तरीका है सर। बीइंग एन होलसेलर, आज पंग डायमंड्स में हम ज्वेलरी बेचते हैं, बहुत सारे मैन होलसेलर को, रिटेलर्स को, दुकानदारों को बेचते हैं। हमें सर ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा, क्योंकि उनको नॉलेज है। आज वो हमसे इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि उन्हें पता है सब HUID का माल आ रहा है, सर्टिफाइड आ रहा है, खुश है आगे। अच्छा ज्वेलर हमेशा अच्छी चीज़ देना चाहता है, और वो आप कभी भी देख लें सर, आज 3-4-5% की जो चीज़ें चल रही है ना, वो वही ज्वेलर है जो 1-2 साल में आया, 3 साल में। आप कभी भी कोई पुराना ज्वेलर 2-3% में आपको देगा ही नहीं, कितना नामी हो 2-3% में वो कभी ऐड नहीं लगाएगा, क्योंकि सर उसकी इज्जत जुड़ी हुई है। 40 साल से 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी सर वो माल बेच रहा है। आज उसके लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है सर आज के लिए उसके लिए इज्जत इंपॉर्टेंट है। कल को एक भी बंदा वापस आ गया ना, ये चीज़ हो गई सर, उसके तो 40 साल जीरो हो गए। जो तस्वीर लगी हुई है दादा परदादा की, वो तो सब सर उनकी आंखों, मतलब वो तो सब जीरो हो गया सर। तो कोई भी बंदा गलत करेगा ही नहीं सर। अब चांदी चौक कूचा मानी में ये इतने पुराने ज्वेलर्स हैं, कोई आपको मतलब 5-7-8% देगा सर, 0-1-2 वाले सर है ही नहीं सर। और जो भी है ना सर 100% 1-2 साल वाले हैं सर। इज्जत सबको प्यारी है, और सोनार के पास सर ऐसा तो है नहीं सर पल्ले नहीं है, तो कोई भी इज्जत नहीं खोएगा। तो मेरे ख्याल से HUID और हॉलमार्क और सब चीज़ों से, स्कैम से बचना चाहिए सर डायमंड ज्वेलरी का क्या कहेंगे? डायमंड ज्वेलरी में लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए, और लैब ग्रोन भी बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है, तो आप थोड़े से उस पर प्रकाश डालिए सर। रियल अगर आप डायमंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं देन दैट इज इन्वेस्टेबल। लैब ग्रोन को मैं इन्वेस्टमेंट नहीं मानता, दैट ओनली हैज़ अ ऑर्नामेंटल वैल्यू। जैसे हम पहले अमेरिकन डायमंड लेते थे, लेके आ जाते थे, वो 2-1 साल में पहनते थे, फिर उसके बाद वैल्यू ख़त्म, फेंक दिए। ऐसे ही लैब ग्रोन है। लेकिन अगर आप रियल डायमंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, येस नाउ बिकॉज द प्राइजेज हैव एक्सट्रीमली करेक्टेड। और यहाँ से बढ़ने के चांसेस बहुत, स्कोप बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक लेवल आ गया है। देखिए कोई भी चीज़ जो स्कैरसिटी में है, माइनिंग में पैसा लगता है, तो आगे रेट बढ़ेगा, क्योंकि लेबर कॉस्ट तो बढ़ी रही है हर जगह। लिमिटेड है सर। लिमिटेड क्वांटिटी है, लेबर कॉस्ट बढ़ रही है, और फिर माइंस भी तो डीप डाउन होती जा रही हैं। जो पहले मान लो 200 फीट नीचे मिलता था, वो 300 फीट नीचे मिल रहा है, तो कहाँ से आदमी खोद रहा है? हाँ, इतने सालों में कोयले से बन रहा है, तो बस कभी तो खत्म होगा ही। कोयला भी खत्म हो ही रहा है। हाँ, तो उस हिसाब से नेचुरल डायमंड की डिमांड बढ़ेगी, और लैब ग्रोन मेरे ख्याल से और कोई बड़ी बात नहीं है, खत्म हो आने जाएगा। वाले 10-5 साल में कोई सरकारें इस तरह का ले आए कि भैया बस अब माइनिंग बंद कर रहे हैं हम, क्योंकि भैया नहीं तो पृथ्वी को भी तो बचाना है ना। हाँ सर, एनवायरनमेंट तो हर्ट होता ही है। एनवायरनमेंट तो हर्ट हो ही रहा है। हाँ, तो उस वक्त स्कैरसिटी बहुत बढ़ जाएगी। सेकेंडली माइनिंग में एक और भी चीज़ होती है, आपने यहाँ भी सुना होगा, दरभंगा में, बिहार में, ये माइनिंग जो होती है, जब भी पानी या बाढ़ आ जाती है तो काफ़ी लोग मर जाते हैं उसमें। तो अल्टीमेटली क्या होगा भाई? रिसोर्सेज और भी है ना, बिजली से बनाओ, इससे बनाओ, उससे बनाओ, कोयले की माइनिंग बंद होती जा रही है, कई जगह बंद हो रही है। ऐसे ही डायमंड माइनिंग भी बंद होगी सूनर और लेटर, गोल्ड की माइनिंग भी बंद होगी, क्योंकि ये नेचुरल रिसोर्सेज और मिनरल वेल्थ Environment खत्म hurt हो हो रही रहा है, है, एनवायरनमेंट हर्ट हो रहा है। मुझे याद है, मैं 50,000 रुपये कैरेट बेचा था सर, आज वो 10-15 हज़ार में धक्के खा रहा है। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं अपने साथ एक चीज़ लाया हूँ, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये एक लैब ग्रोन सीड है सर, ये लैब ग्रोन सीड है, इसी के थ्रू ही लैब ग्रोन डायमंड बनता है। ये एक लैब ग्रोन सीड है सर। आप क्या मानते हैं इसकी कीमत क्या होगी सर? सर 400 रुपये कैरेट में ये सीड मिलता है। अच्छा। उसके बाद सिर्फ आपको एक मशीन लगानी है सर, सिक्कों की मशीन आती है जापान की सर। इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है, 16 दिन में 1 कैरेट तैयार, 20 दिन में 2 कैरेट तैयार, 24 दिन में 4 कैरेट तैयार। उसके बाद जब ये इतनी थिकनेस हो जाती है, इससे बड़ी थिकनेस, उस हिसाब से ही ये कटिंग पॉलिशिंग में जो नेचुरल डायमंड होता है उसकी तरह ही कटिंग पॉलिशिंग होती है, वो लैब ग्रोन डायमंड बन जाता है। बात कहें हम नॉन सर्टिफाइड सर्टिफाइड की, नॉन सर्टिफाइड 5-7 हज़ार 8 हज़ार रुपये कैरेट आपको मिल जाएगा। नॉन सर्टिफाइड आपको इतने में मिल जाएगा, मगर सर्टिफाइड में सर्टिफिकेशन चार्ज लग जाते हैं IGI वगैरह के, तो 10-12-15 हज़ार रुपये कैरेट चलता है सर। मगर ये डेप्रिशिएबल एसेट तो सर बोलना भी गलत है, लैब ग्रोन को डेप्रिशिएबल ही है सर। ये लोग, आप ये सोच के चल रहे हो कि यार मेरा सोनार वापसी ले लेगा, आपको पहचानेगा भी नहीं वो 3 साल बाद जब आप वापस देने जाओगे। जब आपने 40,000 रुपये कैरेट लिया था, उसने बोला मैं 20% काटूंगा सर, कितने कटे? 8,000 रुपये। 32,000 में क्या वो ले लेगा?
10,000 में तो सर उसको रेडी मिल रहा है, सर वो पहचानेगा भी नहीं। तो लैब ग्रो मुझे लगता है आप यूज एंड थ्रो की तरह सोचो, लो, कोई ऑर्नामेंटल दिक्कत वैल्यू नहीं है है। इसकी, और कुछ नहीं है। सर आप खुश रहोगे यूज एंड थ्रो की सोचोगे तो। सर यूएस में यूज एंड थ्रो का ही ट्रेंड है, यूज एंड थ्रो की जरूरत है, आप संतुष्ट रहोगे, कभी बेचने के लिए सोचो ही मत। 2 लाख की चीज अगर 20,000 में मिल रही है, पहनो, खुश रहो, बेचने की सोचो ही मत। नेचुरल डायमंड इसलिए है कि आपको पैसे मिल जाते हैं सर, पैसे आपको सर कम मिल जाएंगे। सर मैं कह रहा हूँ ज्वेलरी में लोग कहते हैं डायमंड ज्वेलरी इन्वेस्टमेंट नहीं है। सर मुझे एक बात बता दो, शादी करते हैं, आज मेरे भाई की शादी हुई, वाइफ का लहंगा है, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं सर, 8-10 लाख रुपए का लहंगा आता है ब्रांड का, सर वापस देने जाओगे ना अगले दिन भी पहनने के बाद, वो 2 सर लाख में भी नहीं लेगा। सर 1 लाख रुपए में मिलेगा। सर हम डायमंड ज्वेलरी में कम से कम पूरे जो ट्रेंड चलता है 10% हीरे का काट के, सोने की उस दिन की वैल्यू मिलेगी, हीरे का काट के अगर 10% लेते हैं, ऑन एन एवरेज 2-3% आपकी ज्वेलरी में कटता है। सर ऐसी कौन सी चीज़ है आप मुझे बता दीजिए जो आप पहन भी रहे हैं, यूज़ भी कर रहे हैं, मतलब आप दिखावा भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और आपको रिटर्न भी अच्छी मिल रही है उसमें, सर बढ़ भी रहा है। और कट अगर आप डायमंड में देखो सर 2-4-5% 10% कट जाएगा, मगर सर हवाबाजी तो पूरी हो रही है ना। नहीं नहीं, मैं तो ये कहता हूँ जी, जैसे कार है, आप चाहे आप रॉयल्स रॉय ले लें, चाहे आप मारुति 800 ले लें, बिल्कुल 5 साल चलाओगे तो भैया डेप्रिशिएटेड वैल्यू ही मिलेगी, चाहे वो रॉयल्स रॉय ही क्यों ना हो। बराबर पैसे या 10-20 नहीं, 50-60% घट के ही मिलने हैं। सर अब हमने अपने कुछ ऑडियंस के लिए स्टॉक की बात करी, म्यूचुअल फंड की बात करी, ज्वेलरी पे भी आए हम। सर मैं ये पूछना चाहूँगा सर, कुछ जैसे किसी के पास फंड्स भी हैं, सब चीज़ें हैं, तो सर लैंड लेना बेटर है या फ्लैट लेना बेटर है? लैंड लेना हमेशा बहुत बेटर है। फ्लैट सिर्फ आप उतना लीजिए जितने में आपको रहना है। आप ये सोचिए कि मैं इन्वेस्टमेंट के लिए फ़्लैट ले लूँ, वो इन्वेस्टमेंट कभी आपकी मैच्योर नहीं होगी, क्योंकि उसमें जो बिल्डर होता है वो ऑलरेडी सारी उसकी मलाई खा चुका होता है। सेकेंडली, फ्लैट अगेन इज़ ए डेप्रिशिएटिंग एसेट। लोगों को लगता है मैंने 3 करोड़ का लिया था, 5 हो गया, 8 हो गया। अगर आपने 3 का 5 हो गया, भैया बेच के निकल जाओ और उसे किसी नई बिल्डिंग में लगा दो, क्योंकि 20 साल 25 साल जब बिल्डिंग को हो जाते हैं, उसकी हालत बिल्कुल झरझर हो जाती है। बिल्डर आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं दे रहा। जैसे मेरे दादाजी का घर है भाई साहब अलीगढ़ में, आज भी आप उस दीवार में कील नहीं ठोक सकते। और जहाँ मैं रहता हूँ फ्लैट में, मेरे दादाजी ने तो बनाया होगा मुश्किल से 10-20 हज़ार रुपये में वो कोठी पूरी, इतना कोठी क्या पूरा विला है वो। लेकिन जिस फ्लैट में मैं रहता हूँ भाई, वो 5 करोड़ का है, लेकिन आप कील नहीं ठोक सकते उसमें। आपने कहीं ज़्यादा ज़ोर से मार दिया तो ईंट उधर को निकल जाती है। ये तो बिल्डरों के हाल हैं। अभी न्यूज़ में आया भी था सर, किसी ने इंस्टाग्राम पे डाला था, वो पेंटिंग लगाने के लिए एक फ्लैट में कील ठोक रहा कील था, ठोके वो दीवार ही टूट दीवार गई। हाँ, टूट और गई, पीछे वाले का टीवी पे जाके गिर टीवी गई पे वो। जाके, हाँ, वो टीवी बिल्कुल जाके। सही कह रहे हैं। तो बिल्डर्स का हाल बहुत बुरा है। इसलिए आप सिर्फ रहने के लिए, क्योंकि सेफ्टी है, सोशली आदमी रहना चाहता है सोसाइटी में, पार्क वार्क ये वो करना चाहता है तो रह ले। और उसमें भी मेरा कॉल ये है कि आपने मान लो 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ जो भी लिया, 10 साल बाद आप उसमें रहिए, वापरिए उसे, उसका प्राइस बढ़ जाएगा, बेचिए, फिर उतने पैसे से कहीं और ले लीजिए। तो उससे फैसिलिटीज भी मेरे ख्याल से 20 साल बाद आप जो फैसिलिटीज चाह रहे हो वो भी नहीं यस, मिलेंगी। अब जैसे आज से 20 साल पहले स्विमिंग पूल किसी किसी इक्का दुक्का सोसाइटी में, आज अधिकतर में होता है। स्पोर्ट्स की और जिम्नेजियम फैसिलिटी हो बढ़ गया, जाती है। जिम तो है ही है, और उसके अलावा टेनिस कोर्ट, टेबल टेनिस, पूल, स्नूकर, ये वो कई सारे नए नए, क्योंकि यही दिखा दिखा के तो वो आपका बेच रेट रहे हैं। बढ़ा के बेच रहे हैं आपको माल। बिल्कुल बिल्कुल। तो आदमी को अगर जैसे सर एक चीज़ और है, आजकल ये बड़ा ट्रेंड में चल रहा है कि अपना घर नहीं खरीदे, रेंट पे जाएं। तो मुझे, हाँ, बीइंग अ बनिया, सर मुझे ऐसा लगता है रेंट पे जाना, लड़के की शादी होनी है, घर में सब कुछ है, तो सामने वाला सोचता है कि यार अपना घर तो है नहीं, तो सर वो इधर की सुने कि अपना पैसा प्रूडेंट वे से रेंट पे रहे, या एक सोशल वो देखे कि यार शादी भी होनी है, सब कुछ होनी है। देखिए, लैंड में अगर आपको मतलब प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है तो आप फ्लैट एक लीजिए। लैंड आप 1 मीटर से लेके 1,000 मीटर, 1 लाख मीटर, जितनी आपका सामर्थ्य लैंड लीजिए, क्योंकि लैंड कभी भी ख़राब नहीं होता। बस उसमें ये है कि कोई कब्जा ना कर ले, तो उसके लिए चौकीदार बिठाइए, या जो भी उस एरिया की डिमांड है वो करिए, बाउंड्री करा लें, या जो भी आपको उस माहौल आपका अलाउ करे। क्योंकि लैंड क्या है, समय के साथ जगह कम हो रही है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है। पहले क्या होता था, मेरे दादाजी के टाइम में एक घर में 12-13 लोग रहते थे, 7-7, 8-8 बच्चे होते थे, वो एक ही घर में रह लेते थे सब, उनकी बहुएं भी रह लेती थी। फिर वो अलग हो गए तो 8 घर की नीड हो गई, उन 8 के और 2-2 हो गए तो अब 16 घर की नीड हो गई। तो आप देखो, एक ही परिवार से
30-35 घर में डिवाइड हो गया पूरा। तो अब ये अभी भी तो हो रहा है ना। बिल्कुल। मेरे 2 बच्चे हैं तो उन्हें भी प्रिवेसी चाहिए आजकल, अपनी पर्सनल स्पेस, प्रिवेसी, ये नाटक बहुत है बिल्कुल आजकल जो यूथ और में सर है। बढ़ेंगे ही नाटक और है। ये भी देखो हमारे एडिटर साहब भी हंस रहे हैं सामने बैठ के, इन्हें भी भाई साहब ये अपने घर में नहीं रहना, चाहे एक छोटी सी खोली में रह लेंगे। ये आजकल यूथ में जो एक वो आई है कि पर्सनल स्पेस चाहिए। बाप की 800 गज की कोठी में नहीं रहना, एक कमरा जिसमें जीने के नीचे बना हुआ है उसमें रह लेंगे, लेकिन अपना रहना अलग है। ये एक जो यूथ के अंदर घुस गया है, इसको कीड़े को निकालना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अब जो है समाज की जो भी चल रहा है, तो नीड बढ़ रही है, तो लैंड आपकी हमेशा एक बहुत एप्रिशिएटिंग असेट है, ठीक है ना। लेकिन मेरा कहना ये है कि इफ़ यू विल कंपेयर लैंड विद एनी अदर थिंग, अब लैंड क्यों बढ़ेगी, मतलब मैं एक छोटी सी एग्जांपल पूछता हूँ आपसे कि आपने कहीं पे, चाहे वो कैनॉट प्लेस ही ले लो, क्यों बढ़ेगा कैनॉट प्लेस? सर स्पेस, मुझे लगता है स्पेस वही है। नहीं, ये आंसर नहीं है। सर आप समझो सीपी का दायरा तो बढ़ेगा नहीं और लेने वाले करने वाले बहुत है काम। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। सीपी का दायरा वही है करने। ये मेजर रीज़न नहीं है साहब। अच्छा सर, फिर धंधा होगा लोगों के पास तो जगह की कीमत बढ़ेगी। बिल्कुल। आज ओवरऑल अगर सबके बिजनेसेस अच्छे चलेंगे, समाज के, पूरे शहर के, पूरे कंट्री के, तो रियल स्टेट भी बढ़ेगा, तो सोना चांदी भी बढ़ेगा, तो ही सब कुछ बढ़ेगा। गाड़ियों के रेट भी बढ़ेंगे, गाड़ियों की डिमांड भी बढ़ेगी, जब लोगों की जेब में पैसा होगा। वो पैसा कब होएगा? जब इंडस्ट्री अच्छी चलेगी। तो मैं ज़मीन में पैसा लगाऊं, ज़मीन किस पे डिपेंडेंट है? इंडस्ट्री पे, तो मैं सीधा इंडस्ट्री में ही क्यों ना लगा दूं पैसा। ये अगर ज़मीन का आप रिटर्न देखो पिछले 20 साल 30 साल में, तो ओवरऑल अगर 20 से 30 साल देखोगे तो 7 से 10% का CAGR है। जबकि मैं इंडस्ट्री का रिटर्न देखूं, यानी कि म्यूचुअल फंड, निफ्टी, जो स्टॉक्स है, इसका जब मैं रिटर्न देखता हूं कंपोजिटली, तो पता लगता है 17 18 20% के CAGR पे मैं हूँ। तो मैं क्यों यहाँ पे, ज़मीन में मेरे साथ क्या सबसे बड़े इशू हैं? खरीदना मुश्किल, बेचना मुश्किल, कैश की ट्रांजैक्शन बीच में इन्वॉल्व होती है, कोई कब्जा कर सकता है, म्यूटेशन कराओ, 5 लोग आ गए, मेरे को नहीं, मेरे बच्चों को होश रहा, ज़मीन ही हाथ से निकल गई। म्यूचुअल फंड, स्टॉक, मैं मर भी जाऊं भाई साहब तो मेरा पैसा मेरे पैन नंबर पे चढ़ा हुआ है। 10 साल 20 साल 50 साल बाद भी मेरा बेटा सो के जागेगा, उसको वो पैसा रिकवर हो जाएगा। बटन दबाओ, 1 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ 100 करोड़ 1 सेकंड में अंदर, बटन दबाओ, 100 करोड़ भी 1 सेकंड में बाहर। ज़मीन मेरे हिसाब से आती है, मुझे अच्छी लग रही है, मैंने खरीद ली। बेचने के लिए हो सकता है मेरी कल बिक जाए, हो सकता है मैं 1.5 साल धक्के खाता रहूं, मेरी ज़मीन का कोई लेवाल ना हो। तो ज़मीन आती आपकी मर्जी से है, जाती अपनी मर्जी से है। ये बहुत आप अच्छा चाहे कितने ही बढ़िया, आप बिल्कुल कैनॉट प्लेस में बिल्कुल कॉर्नर लेके बैठे हो, भाई आप मांग रहे हो 100 करोड़, वो बायर कहता है जी मैं तो 80 दूंगा, अटक गई ना बात, क्योंकि कोई उसका इंडेक्स तो चल नहीं रहा। स्टॉक मार्केट में भैया जो है, तेरे बटन दबाएगा कितने पैसे मिलेंगे, बटन दबाने से पहले पता है। बिल्कुल। लॉस है, प्रॉफिट है, क्या है क्या नहीं है। सेकेंडली, इसमें एक और बहुत बड़ा बेनिफिट है। आज मान लो मैंने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने हैं, अब मैंने यही 1 करोड़ ज़मीन में करे, यही म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स में करे, या डिजिटल गोल्ड में करे, या ETF में करे। अब 1 करोड़ वाले मेरे 30 साल बाद 50 करोड़ हो गए, ज़मीन भी 50 करोड़ की हो गई, ये भी 50 करोड़ की हो गई। अब मुझे भाई साहब 5 करोड़ की ज़रूरत है मात्र। मेरे को पहले तो वो पूरा सौदा बेचना पड़ेगा, टुकड़े हो के तो बिकेगा नहीं उसका। और जहाँ मैंने टुकड़े कर दिए तो फ्रंट वाला तो बिक जाएगा, पीछे वाला अटक जाएगा, तो वो मेरे लिए वैसे ही बेकार हो गया सौदा। 50 करोड़ का मैं एक ग्राहक ढूंढ के लाऊं, अगेन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि 50 करोड़ रुपए आज भी ज़्यादा है, उस वक्त भी ज़्यादा ही होगा, ठीक है जी। तो आम आदमी की रेंज से वो बाहर निकल गया। अब मेरा म्यूचुअल फंड, स्टॉक, गोल्ड 50 करोड़ का है, मुझे तो कुल 50 लाख की जरूरत है। यूँ बटन दबाऊंगा, 50 लाख शाम को मेरे अकाउंट में, कल मैंने भुना लिया, मेरे को कैश मिल गया। वही है, घर ले लिया तो बाथरूम तो बेच नहीं पाएंगे। बाथरूम या खिड़की तो बेचोगे नहीं आप। तो बिल्कुल, इसलिए ऐसे। इजी एग्जिट, इजी एंट्री, रिटर्न भी ज़्यादा, सिर्फ ये। अच्छा, दूसरा, ज़मीन में क्या होता है, और ये आप भी महसूस करेंगे और ये हमारी ऑडियंस भी महसूस करेगी। हम 1 करोड़ का लेके आए, मुझे अगर साल भर के अंदर बेचना है,
तो प्रॉपर्टी डीलर का सर अभी तो डिमांड नहीं है, 90 की बिकती है, तो 10 लाख तो वहाँ भी टूट गए। वहाँ क्या है, कोई आपके सामने इंडेक्स नहीं चल रहा, यहाँ पे आपको सब चीज़ सामने दिख रही है, ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा है। अब जब आप टेबल पे बैठते हो तो पता लगता है बार्गेन में 5 लाख और टूट गए, फिर 2% वो भी ले गया, तो पता लगता है कच्चा पक्का ये वो कैश पैश सब कर करा के 80 लाख ही हाथ में आए, तो 20% तो मैंने यहाँ भी तोड़ा लिए। बस फ़र्क क्या है कि मुझे स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, इंडेक्स में, गोल्ड में सब सामने दिख रहा है कि मेरा पैसा कितना है, वहाँ मुझे दिख नहीं रहा, लेकिन वहाँ भी टूट रहा है पैसा। एक और चीज़ होती है कि जैसे मान लो मैंने आज ज़मीन ली, तो जिस वक्त मैंने ली, मान लो 1 करोड़ की ली, मैं घर आके सोचता हूँ भाई 3 करोड़ की होगी तभी बेचूंगा। अब उसमें मैं टाइम को कंसिडर ही नहीं करता। अगर मुझे कभी पैसे की ज़रूरत भी है, मैं सब चीज़ बेच लूँगा अपनी, उसको तो मैं कहूँगा वो तो पड़ी है भैया, वो 5 साल 10 साल बाद देखेंगे 3 करोड़ की बेचेंगे 1 करोड़ वाली। लेकिन स्टॉक में हम ऐसा नहीं सोचते, म्यूचुअल फंड में हम ऐसा नहीं सोचते, गोल्ड में हम ऐसा नहीं सोचते। जब हम देखते हैं कि अरे लॉस हो रहा है, हम कहते हैं अरे निकाल निकाल निकाल, कहीं और लॉस ना बढ़ जाए, क्योंकि हमारे दिमाग में एक ये शुरू से भर दिया गया है हमारे बुजुर्गों द्वारा कि ये तो जुआ सट्टा है, जबकि एक्चुअली ये भी उससे स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट है, लोगों में अवेयरनेस नहीं है। सर मुझे लगता है कि एक चीज़ है, मतलब जैसे हम लैंड ले रहे हैं, बहुत फास्ट सेलिंग नहीं है। मतलब ये नहीं है कि एकदम से बेच दी। स्टॉक में क्या होता है, आदमी पैनिक सेल कर देता है, थोड़ा सा मुनाफा हुआ है एग्जिट बहुत जल्दी ले लेता है, प्रॉफिट बहुत जल्दी निकाल लेता है। लैंड में पैसा मेरे ख्याल से बन भी इसलिए जाता है, आपके पॉइंट बिल्कुल ठीक है, मगर बन इसलिए जाता है क्योंकि उसमें ना होल्डिंग है। आदमी कैपेसिटी रखता है, यार बहुत टफ है, बेचेंगे, चल अभी इससे बायर ले लेते हैं, चल इतने में बेच देंगे, इतने में एक और का ग्राहक का फोन आ गया। इसमें क्या है सर, दिख रहा है प्रॉफिट, आज 1 लाख का लिया, 1,10,000 होगा ना, चल अभी तो यार सेल करते हैं, 90,000 आएगा तब दोबारा ले लेंगे। एग्जिट बहुत जल्दी हो जाती है सर। क्या होता है, आदमी को अपने डिसीजन पे ज़्यादा वो है भरोसा, वो अपने को बहुत ज़्यादा समझदार समझता है। वो मुकेश अंबानी जी और जितने ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इनको नहीं समझता, इन पे ट्रस्ट नहीं करता। अब आप एक चीज़ देखो, मुकेश अंबानी जी या एलन मस्क दुनिया में सबसे बड़े आदमी हैं, इंडिया में वो और दुनिया में वो क्यों बड़े हो गए? क्योंकि उनका पैसा रिलायंस में लगा हुआ है। जैसे आप और मैं 100-100, 200-200, 500-500 शेयर रिलायंस के खरीद रहे हैं, या म्यूचुअल फंड के थ्रू हम रिलायंस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अरे उन्होंने भी तो रिलायंस में इन्वेस्ट करा हुआ है, उनके पास 51% इक्विटी है, आपके पास 0.0001% इक्विटी है, भाई यही तो फ़र्क है। बाकी तो भाई जो वो नौकरी करते हैं, वो कंपनी में जॉब करते हैं, एक तरह से ही इज़ द सीईओ, तो वो सैलरी उठाते हैं उसकी, उनका ये लाला कंपनी नहीं है कि जितना मुनाफा आया जेब में रख लिया। भाई ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो, ऐसा नहीं होता कि आज इतना मुनाफा आया चल भाई अपनी जेब में डाल लिया, कोई पूछने। वेल्थ तो इनकी स्टॉक है उनके। आज टीसीएस जो है उनका क्या वेल्थ है, कैसे हम कहते हैं ये सबसे बड़ी कंपनी है, टाटा है, ये बिरला है, ये अंबानीज हैं, ये अडानीज हैं, कैसे हैं? क्योंकि उनके सारे पैसे इनकी कंपनियों में लगे हुए हैं। आज एलन मस्क के पैसे टेस्ला के शेयर में लगे हुए हैं, इसलिए उसकी वैल्यूएशन बढ़ रही है। जब उनकी वैल्यूएशन बढ़ रही है तो जब आप उसमें पैसा लगाओगे तो आपकी भी बढ़ेगी। लेकिन आप क्या सोच रहे हो, भैया मैं तो ये 1 लाख का गांव में कहीं दादरी पादरी में इधर उधर जाके एक 1,000 गज जगह ले लूँ और मैं अरबपति बन जाऊँ। अरे भाई आप उस पर ट्रस्ट करो जो आदमी मल्टी बिलियनियर है। आप उस गांव की लैंड पे ट्रस्ट कर रहे हो, आप कंपनियों पे ट्रस्ट नहीं कर रहे। और भाई कल को ये कंपनियां नहीं चलेंगी ना, तो लैंड भी आपकी उस रेट पे नहीं बिकने वाली जिस पे आपने खरीदी है। पैसे की रोटेशन नहीं होगी, मंदी आ जाएगी। जब ये कंपनियां बंद होंगी या इन पे कुछ गाज गिरेगी तो जगत मंदी आएगी, मतलब कि सारी इंडस्ट्री इनसे हर्ट होएंगी, तो आपकी रखी जमीन भी कहाँ बिकने वाली है तब? तो सर आजकल REIT बहुत REIT तो जिसके थोड़ा सा पास, इसके बारे में हाँ, बताइए सर। जैसे क्या है कि आप एक म्यूचुअल फंड कंपनी है या ETF है या जो भी उसकी ऑर्गेनाइजिंग कंपनी है, आपने मेरे से 1,000 लिए, इससे 1,000 लिए, इससे लिए, और आपने क्या किया, कोई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया जिसका रेंटल आ रहा है। अब वो रेंटल यील्ड भी डिविडेंड के फॉर्म में मिल रही है कंपनी को, प्लस जो एप्रिसिएशन हो रहा है उसका वो है। तो REITs म्यूचुअल फंड फॉर प्रॉपर्टीज। इट्स रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, एम आई यस, राइट सर? बिल्कुल। तो इसमें आदमी फॉर एग्जांपल 10 करोड़ की चीज़ है, अगर उसको 1,000 रुपये भी लगाने तो वो लगा सकता है सर, 1,000 रुपये में आपको उतना यूनिट मिल उतना जाएगा। यूनिट मिल जाएगा। मतलब मान लो 1 लाख रुपए गज है, इसको और डेसिमल में डिवाइड कर दो, ठीक है। वो हो गया।
तो सर किसी को इन्वेस्ट करना हो REIT में तो कैसे कर सकता है? म्यूचुअल फंड सबको पता है, ले लेते हैं आराम से, आप शेयर ले सकते हैं, REIT में कैसे कर सकते तो REIT भी जैसे म्यूचुअल फंड का जो प्लेटफॉर्म होता है उसी तरह से ये वही प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पे म्यूचुअल फंड मिलता है, वहीं पे REITs भी मिल जाते हैं। हैं? तो सर एक बार आप फाइनल लिस्ट दीजिए, हमने इतनी बातें करी हैं, ऑडियंस सुन रही है आपको, तो फाइनल लिस्ट दीजिए कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। मेरे से इशू एक बहुत मिस हो गया, अच्छा हुआ आपने इसको वो कर दिया। मैं एक चीज़ में और ऐड करना चाहूँगा, 5-1% और पैसा कहीं लगाना है वो भी बताता हूँ। तो सबसे पहले 20% हमने लगाया लार्ज कैप में, 30% मिड कैप में, 15% स्मॉल कैप में, 15% सोना और चांदी यानी कि ETF में डिजिटल फॉर्म में लगा दिया। बाकी 10 से 15 हमने लगा दिया इसमें, और 5% जो बच जाएगा वो मैं उस वक्त बताना भूल गया आपको, वो पैसा लगाना है हमें बिटकॉइन या ये जो इथेरियम या ये क्रिप्टो करेंसी है। सिर्फ यहाँ 5 ही लगाना है। 30 साल बाद अगर भगवान ने चाहा तो ये सारा एक तरफ और ये सारा एक तरफ भी हो सकता है, और नहीं तो ये हो सकता है जीरो भी हो जाए, क्योंकि अगेन वेरी हाईली रिस्की। वेरी हाई रिस्क। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक माय भैया, आप प्लेजर। आए और शोभा बढ़ाई इसकी शो की। बहुत बहुत धन्यवाद। गेस्ट कोई भी आपका क्वेश्चन हो ज्वेलरी से रिलेटेड, स्टॉक से रिलेटेड, कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइए, और हम दीपक वाधवा भैया को दोबारा परेशान करेंगे और इनसे पूछने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद Thank भैया। you very एक much. छोटा सा वेट हमारी तरफ से आपके लिए, पंग डायमंड्स की तरफ से। थैंक यू वेरी मच। मैं खड़ा